So hello amazing medicos and welcome back to our channel Med Science 101. This is the part 3 video of the digestive system series, the physiology. Apart from this I'm also uploading anatomy series, तो आप जाके वो भी check out कर सकते हो on my channel. And don't forget to subscribe to this channel and do share if you like this video and tell me in the comments. Alright, so let's dig into the topic. आज हम करने वाले हैं पेनक्रियास का टॉपिक. लास्ट टाइम वी डिड द गैस्ट्रिक सिक्रेशन और स्टमक के बारे में हमने पढ़ा था, तो आज अपने पास है पेनक्रियास. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू दिस. ऑलराइट, तो पेनक्रियास के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ठीक है. कहाँ सिचुएटेड होता है? डियोडनम की कॉन्केविटी, सी शेप्ड डियोडनम की जो कॉन्केविटी होती है उसके अंदर ये लाई करता है अपना ऑर्गन, ठीक है. और इसका एक हेड होता है, दिस इज़ द नेक रीजन, दिस इज़ द बॉडी रीजन, और ये टेल रीजन होता है. बाकी क्या होती है इसके अंदर? डक्ट्स होती है अपने पास दो. एक तो मेन डक्ट होती है और उसी से राइज करती है अपनी एक्सेसरी डक्ट, ठीक है. किस चीज़ से लिंक्ड है? डियोडनम से लिंक्ड है, और अपने पास कॉमन बाइल डक्ट यानी कि गॉल ब्लैडर से लिंक्ड है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट. ऑलराइट, तो अपनी कॉमन बाइल डक्ट पीछे से आती है और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट का जुड़ जाती है और बनाती है कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, जो कि कहाँ ओपन होती है? हमारी डियोडनम के अंदर ओपन होती है, और इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं डियोडनल पैपिला, ठीक है. और ये जो है ना इसका एक्सटेंडेड पार्ट, इस डक्ट का एक्सटेंडेड पार्ट, इसको बोलते हैं हम एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक्सेसरी डक्ट भी अराइज हो सकती है, वो भी अपनी डियोडनम में खुलती है जस्ट अबव द मेन डक्ट, ठीक है. उसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सार्टोरिनी. और अपनी पेनक्रियास की जो मेन डक्ट होती है उसको बोलते हैं हम डक्ट ऑफ विर्संग या फिर विर्संग डक्ट. ऑलराइट, तो ये तो था बाहर वाला स्ट्रक्चर. अब आते हैं अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ मैच करता है अपने सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से. जब हमने पार्ट 1 के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि उसका स्ट्रक्चर होता है रेसिमोज स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे एसिनाइल लिंक करके ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर उनसे डक्ट्स अराइज होती हैं, ठीक है. तो सेम चीज़ यहाँ पे कि क्या होता है, एसिनार सेल्स होती हैं अपने पास, ठीक है. ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होती हैं और ये ओपनिंग मतलब कहाँ प्रेजेंट होती हैं कि ये अपनी ओपनिंग देती हैं, एक सब मिला के सराउंड करके एक ओपनिंग बनाएंगी जहाँ पे अपनी सिक्रीशन आएगी, ठीक है. और उस ओपनिंग के बाद अपनी डक्ट अराइज होती है, ठीक है. तो ये तो था अपना एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, जिसमें से अपना क्या आएगा? पेनक्रियाटिक सिक्रीशन यानी कि पेनक्रियाटिक जूस निकल कर आता है फॉर डाइजेशन. अब इसका एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हम एंडोक्राइन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इसके अंदर बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स और गामा सेल्स होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस पीपी सेल्स भी मिलते हैं. तो ये सब क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन. और ये वाले क्या सिक्रीट करते हैं अपने पास? डाइजेस्टिव जूस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पेनक्रियास के अंदर कुछ इम्यून सेल्स, कुछ रेड ब्लड सेल्स भी दिख जाएंगी, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई क्या होती है? दोनों आती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. तो सिंपैथेटिक अपनी स्प्लैंक्निक नर्व देती है और पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व देती है. पेनक्रियाटिक जूस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसी से अपना मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है. अभी तक हम क्या पढ़ कर रहे थे कि स्टमक के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन डाइजेशन हो चुका है, ठीक है. अब डियोडनम के अंदर आ जाएंगी चीज़ें. अब यहाँ पे प्रोटीलिटिक डाइजेशन, लिपोलाइटिक डाइजेशन और एमाइलोलिटिक तीनों तरह के हमारे डाइजेशन होते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी. ये था अपने पास पेनक्रियाटिक जूस. वॉल्यूम क्या है? 500 to 800 मिलीलीटर पर डे सिक्रीट होता है. रिएक्शन इट इज़ हाईली एल्कलाइन. अभी तक स्टमक के अंदर जो था वो था अपने पास पेप्सिनोजन एंड ऑल, है ना. वो कहाँ में वर्क करता था? हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है. जैसे ही सब कुछ डियोडनम के अंदर आएगा तो वो हाईली एल्कलाइन मीडियम में पहुँच जाएगा, ठीक है. हाईली एल्कलाइन मीडियम में पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से अब बाकी जो अपने पास पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे वो काय में वर्क करते हैं? हाईली एल्कलाइन मीडियम में. तो हाईली एल्कलाइन होना इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और एक चीज़ और होती है कि दोनों चीज़ें ना बैलेंस हो जाती हैं. सपोज़ वो एसिडिक था, अब वो एल्कलाइन मीडियम में आ जाएगा तो कोई डैमेज नहीं होगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. ऑलराइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने पास आती है 1.010 से लेके 1.018 तक, ठीक है. अब हम देखते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस के कंटेंट्स क्या क्या हैं, किस चीज़ से बना है.
अगेन 99.5% तो वाटर ही मिलेगा, जैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में था, सलाइवरी सिक्रीशन में था, ठीक है। सॉलिड कंटेंट कितना है? 0.5%। 0.5% में अपने पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। इनऑर्गेनिक मैंने आपको पहले बताया था, लर्न भी कैसे करना है, कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अपने पास सारे यहाँ पे क्या आ गए? आयन्स आ गए, तो ये हो गए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। दूसरी सबसे मेन चीज़, अपना पेनक्रियाटिक सिक्रीशन या पेनक्रियाटिक जूस इतना एल्कलाइन बनता कैसे एक्चुअली? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये 110 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि प्लाज्मा लेवल में अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ 24 होता है। तो आप देख सकते हो कितना हाईली एल्कलाइन ये बना देता है इसको। ऑलराइट, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेन अपने पास एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे या फिर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, दोनों प्रोटीन्स हैं, ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम हैं? प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, लिपोलाइटिक और अमाइलोलिटिक, ठीक है। प्रोटीलिटिक जो प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, लिपोलाइटिक फैट वाले, ठीक है। उसके अलावा अमाइलोलाइटिक हो गए अपने कार्बोहाइड्रेट वाले। तो मेन अपने पास ट्रिप्सिन एंजाइम आता है जो कि पहले हाई HCl के दिस इज एक्टिवेटेड फर्स्ट, देन इट बिकम्स ऑटो कैटालिटिक, जिसकी वजह से बाकी सारे अपने एंजाइम्स जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन कैसा एक ऑटो कैटालिटिक एंजाइम है। ये किससे अपना वो होता है? लेट मी शो यू हियर, ये रहा। ट्रिप्सिन जो है एंटेरोकाइनेस, ठीक है, की वजह से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन, ये इसका प्रिकर्सर है। ऑलराइट, तो एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस से होता है। जब एंटेरोकाइनेस एक बार ट्रिप्सिन बना देगा, अभी ऑटो कैटालिटिक हो जाएगा और अगेन एंड अगेन ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता रहेगा ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। तो ये बस एक 1 स्टेप प्रोसेस के लिए आता है। उसके बाद जैसे ये बनता है, ये सबको एक्टिवेट कर देगा, ट्रिप्सिनोजन को और बाकी जो अपने पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले सारे, इन सबको भी करता है। अभी हम इस पर आएंगे, ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लिएजेस, इलास्टेजेस, कोलाजनेस, ठीक है, ये सारे अपने पास हो गए प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। लिपोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, कॉलीपेज और बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। अमाइलोलिटिक जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करेगा, दिस इज़ द मेन एंजाइम दैट इज द पैंक्रियाटिक अमाइलेज। हमने देखा था कि अपने माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि अपना स्टार्च का डिग्रेडेशन कराता है। इसी तरह से पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है अपने पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा देगा। ऑलराइट, सो विद दिस पेनक्रियास की मेन चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द पेन। ऑल राइट, तो हम आते हैं अब फंक्शंस ऑफ द पेनक्रियास पे। तो पेनक्रियास के अपने पास 2 फंक्शंस होते हैं मेन फंक्शन। फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू न्यूट्रलाइजिंग एक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द डाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन में क्या कर रहा था कि एसिडिक काइम जो कि अपना स्टमक से आ रहा था डियोडनम के अंदर, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, बिकॉज ये खुद कैसा है? एल्कलाइन। इससे क्या होगा कि अपना जो डियोडनम है वो हाईली एसिडिक कंडीशंस की वजह से कोरोड नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ कंडीशन बैलेंस्ड हो गई, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट अपने पास आता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के सब पॉइंट्स मैंने आपको स्टार से दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेन अपने पास जो डाइजेशन का है वो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और इसी फॉर्म में अगर आप लिख कर आओगे ना तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स का डाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हमने देखा था ट्रिप्सिनोजन से ये कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिनोजन से ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर। कौन हेल्प करता है? फर्स्ट स्टेप में एंटेरोकाइनेज आएगा, और जैसे ही ट्रिप्सिन बनेगा ये ऑटो कैटालिटिक बन जाता है, फिर कि खुद को एक्टिवेट कराता रहेगा। ऑलराइट, तो ये एक्ट किस पे करता है? प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और बनाता है प्रोटियोजेस एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। वहाँ हमने देखा था ये हर चीज़ ना स्टेप बाय चल रहा है। आप देखोगे कि स्टमक में क्या हो रहा था कि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था हाईली एसिडिक मीडियम में, HCl की प्रेजेंस में, और हो क्या रहा था वहाँ पे कि प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रहे थे अपने पास। लेट मी शो यू हाउ प्रोटीन्स वर कन्वर्टिंग इनटू पेप्टोन्स, ठीक है, और प्रोटियोसिस।
तो मेन जो फर्स्ट स्टेप था प्रोटीन डाइजेशन को वहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे हो रहा है, आप देख रहे हो प्रोटीन्स प्रोटियोसिस और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुए अगेन, ठीक है। अब क्या होगा, कीमोट्रिप्सिन जो कि ट्रिप्सिन अब मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिप्सिन जैसे ही एक्टिवेट होगा वो इन सब को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब कीमोट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि और छोटी यूनिट के अंदर, ठीक है। आप देखोगे अब क्या होगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस क्या कन्वर्ट करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड पे जाके ऐड करेगा और इसको बना देगा अमीनो एसिड के अंदर, जो कि अपना लास्ट स्टेप है प्रोटीन डाइजेशन का, ठीक है। ये है अपने पास लास्ट प्रोडक्ट आएगा प्रोटीन्स का, क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। न्यूक्लियेजेस किस पे एक्ट करेगा, जो आरएनए और डीएनए कंटेंट है अपने पास, ठीक है, प्रोटीन्स का, उनको ये कन्वर्ट कर देगा मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। फिर इलास्टेज है, जो इलास्टिन कंटेंट है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कोलाजिनेज है, ये कोलाजिन को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड के अंदर। ऑलराइट, तो हमने देखा ट्रिप्सिन कहाँ एक्ट करता है, प्रोटीन पे, और इनर बॉन्ड्स पे एक्ट करके उसको प्रोटीज और पॉलीपेप्टाइड्स में बनाता है, जबकि वहाँ गैस्ट्रिक सिक्रीशन के थ्रू अपने जो प्रोटीन्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे पेप्टोन्स के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द लिपिड्स। तो लिपिड्स कैसे, यानी कि फैट डाइजेशन किस तरह से हो रहा है। पेनक्रियाटिक लाइपेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करता है, ठीक है। ये क्या कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, ये क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम के अंदर एक्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल जो होता है अपना, ठीक है, उस पर एक्ट करेगा ये और कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड बना देगा। कोलेस्ट्रॉल एस्टर से ये बनाएगा कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, हमने देखा था ना अपनी लिपिड बायोलिपिड लेयर होती है अपनी सेल्स के अंदर, ठीक है, तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वही हैं, ये फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी, ये उन्हीं पे एक्ट करते हैं जाके, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएंगे और फॉस्फोलिपिड्स और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करेंगे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट होंगे लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट होंगे फॉस्फोराइल, कोलिन एंड फ्री फैटी एसिड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव कॉलीपेज। कॉलीपेज भी किस चीज़ की वजह से और एक्टिवेट, ट्रिप्सिन की वजह से। मैंने आपको बताया ना ये मेन है, ये होगा तो सब काम होगा, ये नहीं होगा ना तो कोई काम नहीं होगा ठीक से, ठीक है। कॉलीपेज पे क्या होगा, ये सिर्फ क्या करता है, ये हेल्प कराता है अपने पास पेनक्रियाटिक लाइपेज की, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये ना एक हेल्पर एंजाइम है एक तरह से, जो हेल्प कराएगा। लास्ट अपने पास क्या आता है, बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज, ठीक है। ये बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं ये वाला लाइपेज, ठीक है। इसको हम कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज भी बोलते हैं। ये बहुत वीक एक्शन शो करता है देन पेनक्रियाटिक लाइपेज, कराएगा तो ये डाइजेशन, पर वीक मतलब होता है इसका एक्शन। अगेन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में होगा एक्टिव, ये करेगा, ये भी फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइग्लिसराइड्स तीनों को कन्वर्ट कर देगा उनके प्रोडक्ट्स के अंदर। सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स का हमेशा मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर का हमेशा कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड बनता है, फॉस्फोलिपिड्स का लाइसोफॉस्फोलिपिड्स बनता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ बस याद रखोगे ना तो आपको अच्छे से लिपिड वाला सेक्शन भी याद हो जाएगा। फिर आते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज पे, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। ये क्या कराएगा, ये स्टार्च को कन्वर्ट करा देगा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज के अंदर, ठीक है। तो बचा हुआ अपना कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे आके डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर डाइजेस्टेड दैट वर इन द फूड, ठीक है। इसके बाद अपना जब हम पहुँचेंगे अब इंटेस्टाइनल फेज पे, ठीक है, वहाँ जाके हम देखेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ऑलराइट, अभी लिवर और बाइल डक्ट इन सब चीज़ों का जो पार्ट है, लिवर और गॉल ब्लैडर वाला, ठीक है, हम उसका भी फंक्शन देखेंगे बीच में, वो भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि वो बाइल सॉल्ट्स को ना लिवर के थ्रू बाइल सॉल्ट्स आते हैं और वो इमल्सिफिकेशन करा देता है फैट का बाय कन्वर्टिंग इनटू माइसेल्स। दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आपको कुछ मेन पॉइंट्स एक बार फिर से समझा देती हूँ।
Phospholipase A is activated by trypsin. Phospholipase A digests phospholipids, namely lecithin and syphilin. बताया था ना आपको कि सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? लेसिथिन, सिफिलिन. ठीक है, ये कन्वर्ट करा देगा इनको लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में, और इट कन्वर्ट लेसिथिन टू लाइसोलेसिथिन और सिफिलिन टू लाइसोसिफिलिन. नेक्स्ट अपने पास मैंने आपको बताया था ट्रिप्सिनोजिन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बन जाता है, और क्या कराता है? मिल्क प्रोटीन केसिनोजिन का भी. ये बच्चों के अंदर क्या होता है? केसिनोजिन. ठीक है, बच्चे तो दूध पीते हैं क्योंकि. ऑलराइट, तो वहाँ पे केसिनोजिन जो मिल्क प्रोटीन है उसको केसिन में कन्वर्ट कराता है. और इसका एक और फंक्शन है कि ये एक्सेलरेट कराता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर. तो अगर आपका ट्रिप्सिन वीक है या ट्रिप्सिन की प्रेजेंस कम है तो ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है. While in pancreas, action is inhibited by trypsin inhibitor. अब सोचने वाली बात है कि जो ट्रिप्सिन है, मैंने आपको बताया था ना कि डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे, और अपनी बॉडी में भी तो प्रोटीन है ना, मसल्स की बनी है बॉडी. ठीक है, ट्रिप्सिन यहाँ प्रेजेंट है इसके अंदर. ऑलराइट, अब ये पेनक्रियास का डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या होता है कि जब ट्रिप्सिन पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप देखोगे आपकी जो डिओडनम के अंदर जो फूड आया वहाँ तो फेवरेबल कंडीशन है कि फूड के डाइजेशन के लिए. बाकी जो गट की लाइनिंग है वो म्यूकस कोट से प्रोटेक्टेड है, म्यूकस की वजह से प्रोटेक्टेड है, इसलिए गट की लाइनिंग में नहीं होगा डाइजेशन. बट पेनक्रियास के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो पेनक्रियास में जो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन इनहिबिटर की वजह से वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है. ऑलराइट, तो डाइजेशन ऑफ फैट बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज रिक्वायर्स 2 फैक्टर्स. ठीक है, क्या? बाइल सॉल्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. पैनक्रियाटिक लाइपेज कब एक्ट करेगा? जब बाइल सॉल्ट्स की वजह से जो अपने पास बॉडी में फैट आया है उसका इमल्सिफिकेशन हो चुका होगा प्रायर टू डाइजेशन. कॉलीपेज विच इज़ अ कोएंजाइम, मैंने आपको बताया ना कि कॉलीपेज तो एक हेल्पर एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प करता है, which is a coenzyme necessary for pancreatic lipase to digest dietary lipids. About 80% of the fat is digested by pancreatic lipase. Pancreatic lipase powerful lipolytic enzyme है. Activity is increased by bile. दूसरा pH, इसको pH चाहिए highly alkaline 7 to 9 होना चाहिए. All right, so with this the function of pancreas is also done. नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है सिक्रीशंस का. देन वी हैव रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन. ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखते हैं सिक्रीशन. पेनक्रियाटिक एंजाइम किस तरह से सिक्रीट होते हैं, कहाँ बनते हैं, ये हम देखने वाले हैं. ये है आपकी एक एसिनार सेल. ठीक है, इस एसिनार सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. राइबोसोम के अंदर क्या होता है? ठीक है, ब्लड है, ब्लड में से हम सारा अमीनो एसिड ले आएंगे इधर, राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अमीनो एसिड जो भी नेसेसरी होगा. ठीक है, अमीनो एसिड की यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, सारी बाइंडिंग हो जाएगी और एंजाइम बन जाएंगे. हमने देखा है कि अमीनो एसिड की चेन्स ही तो होते हैं एंजाइम, वही तो प्रोटीन होते हैं. ठीक है, तो अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, यहाँ पे एंजाइम बन जाएंगे, और एंजाइम जब बाहर निकलेंगे राइबोसोम से तो उनको गोल्गी एपरेटस ये करता है, पैक कर देगा ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स के अंदर. ऑलराइट, तो ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या भरा है? एंजाइम भरा हुआ है. देन जब सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेशन आएगी, नर्व स्टिमुलेट करेगी कि हाँ अब सिक्रीट करना है, तो ये ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स बाहर आके पड़ जाएंगे और एंजाइम सिक्रीट कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ द पेनक्रियाटिक एंजाइम इज सिक्रीटेड. नेक्स्ट वी हैव बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन कैसे होता है ये देखते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन बनाने के लिए पेनक्रियाटिक जूस को. ये है आपके पास पेनक्रियाटिक डक्ट का स्ट्रक्चर, ये सेल्स हैं और ये है ल्यूमिन इसका. ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये है एक सेल और ये है ल्यूमिन, ये बाहर वाला सारा हिस्सा. सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ये होता है कि ब्लड के अंदर से हम CO2 ले लेते हैं, या फिर कोई भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है बॉडी में वहाँ से CO2 आ जाएगा अपने पास. CO2 सेल के अंदर प्रेजेंट है वाटर. ठीक है, वाटर के साथ मिलके बनाएगा कार्बोनिक एसिड और ये बनेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में. ठीक है, ये पहले से प्रेजेंट है अपनी सेल के अंदर, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस बना देगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर
कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तुरंत टूट जाएगा और क्या बनाएगा, H+ आयन और HCO3- आयन। ठीक है, तो H+ आयन जो होगा ये तो आ जाएगा बाहर वापस ब्लड के अंदर। HCO3 क्या करेगा कि अब यही तो चाहिए था हमें, बाइकार्बोनेट आयन, ये एक्टिवली यानी कि ATP की प्रेजेंस से एक्टिवली मूव आउट कर जाएगा टू द ल्यूमेन ऑफ द डक्ट। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो चाहिए था वो आ गया HCO3-। बट काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अब क्या होता है ना, एक ऑस्मोटिक इम्बैलेंस आ गया आयंस की वजह से, सेल के थ्रू और वाटर के अंदर जाके एक ऑस्मोटिक इम्बैलेंस आ गया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि H+ आयन आ गया है, तो अब यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस हो गई, कुछ आयन ज़्यादा हो गए कुछ कम हो गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, Na+ को भेज देंगे हम सेल के अंदर। Na+ सेल के अंदर जाएगा, वहाँ पे ये एक एक्टिव एक्सचेंज होता है। जैसे ही H+ आया Na+ अंदर जाएगा, ये एक एक्टिव एक्सचेंज है। यहाँ पे भी ATP रिक्वायर्ड होगा, तो 2 जगह ATP रिक्वायर्ड हो गया, यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, Na+ अब बाहर आ जाएगा, Na+ बाहर आके कुछ HCO3 के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। ऑलराइट, तो ये बैलेंस यहाँ पे बन गया। ठीक है, एक गया तो एक आया। बाकी ल्यूमेन के अंदर अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट आयन्स हैं। बट स्टिल क्योंकि अब कुछ एक्सचेंज हो रहा है, वाटर ऑस्मोटिक बैलेंस कंप्लीट करने के लिए मूव आउट कर जाएगा ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा और चीज़ें बैलेंस्ड वे में मूव आउट या मूव इन करेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन मिलके क्या बनाएंगे, सोल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से अपने पास पेनक्रियाटिक जूस की जो सिक्रीशंस हैं उसमें बाइकार्बोनेट आयन्स आ गए हैं और ये बन गया है एल्कलाइन सोल्यूशन। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ठीक है, तो सिक्रीशन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब सिक्रीशन को रेगुलेट कैसे करेंगे, तो 2 फैक्टर्स आते हैं अपने पास, नर्वस फैक्टर्स एंड हार्मोनल फैक्टर्स। 3 फेज़ होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के 3 फेज़ होते हैं, इसी तरह से पेनक्रियाटिक सिक्रीशन के भी 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज सिफिलिक, सेकेंड वन इज गैस्ट्रिक एंड थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल। सिफिलिक वो है जिसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है। ठीक है, सिर्फ उसमें आपका ब्रेन काम कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव द गैस्ट्रिक फेज, जिसमें जैसे ही फूड अपने स्टमक के अंदर एंटर करेगा तब सिक्रीशन होगी। तीसरा अपने पास आता है इंटेस्टाइनल फेज, जैसे ही फूड इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा तभी अपनी सिक्रीशन एक्टिवेट हो जाएगी। लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। सिफिलिक फेज में क्या होता है, एक नर्वस फेज है। ठीक है, कंडीशन या अनकंडीशन रिफ्लेक्स होगी, जैसे ही आपने सोचा खाने के बारे में, स्मेल आई आपको, ठीक है, या फिर आपने सुना कहीं पे फूड के बारे में, देख लिया फिर, है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पेनक्रियाटिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी और भूख लगने लगती है। ठीक है, तो वो तो बोलते हैं ना मुंह में पानी आ रहा है किसी चीज़ को देख के, वो यही वाली चीज़ है। अनकंडीशन रिफ्लेक्स कब है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन दी माउथ, आपके माउथ के अंदर फूड प्रेजेंट है जैसे ही, अब क्या होगा, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी और सिक्रीशन करा देगी। पैनक्रियास को बोलेगी चलो खाना आने वाला है, जल्दी से सिक्रीशन दे दो। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, ये होता है हार्मोनल फेज। इसमें क्या होगा, जैसे ही बोलस एंटर करेगा स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ही बढ़ जाएगी और गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ने की वजह से गैस्ट्रिन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी सिक्रीट होगा। ये क्या करेगा, क्योंकि ये होता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर थ्रू द ब्लड ये पहुंचेगा पेनक्रियास तक थोड़ा बहुत। ठीक है, वहाँ जाके ये पेनक्रियास को बोल देगा चलो चलो पेट में तो खाना आ गया, हमारी बारी है, लेट्स सिक्रीट द जूस, पेनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट वी हैव द इंटेस्टाइनल फेज, दिस इज अगेन ऑल्सो हार्मोनल फेज। इसमें क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर काइम एंटर करेगा, ठीक है, काइम एंटर करके इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ इंटेस्टाइन सिक्रीट करा देंगे सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन। ऑलराइट, तो सिक्रेटिन क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस को ये रिच बनाता है। ये दोनों एंजाइम्स के हैं फंक्शन, ये बनाएगा पेनक्रियाटिक जूस को बाइकार्बोनेट के अंदर रिच। ठीक है, इसमें बाइकार्बोनेट आयन बढ़ा देगा और कोलसिस्टोकाइनिन क्या बनाएगा, इसको एंजाइमेटिक सिक्रीशन से भर देगा। ठीक है, लेट्स सी सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रेट होता है, एस सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द डिओडेनम एंड जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होता है थ्रू द एस सेल्स।
ये पहले अपनी प्रिकर्सर फॉर्म में होता है प्रोसिक्रेटिन, और एसिडिक काइम की वजह से ये सिक्रेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, एक्ट्स वाया साइक्लिक AMP, ये इसका सेकेंडरी मैसेंजर है, इसके थ्रू ये एक्ट करता है। ये जो आपको सेकेंडरी मैसेंजर्स वाली जो चीज़ है ना, मैं आपको ये जनरल फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही आता है, ठीक है। कोलसिस्टोकिनिन क्या होता है, इसको हम CCK भी बोलते हैं या CCK-PZ भी बोलते हैं। ये इसका नाम है कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है CCK-PZ, सिक्रेटेड बाय आई सेल्स ऑफ द ड्यूodenum एंड जेजुनम म्यूकोजा, ठीक है। ये आई सेल्स करती हैं वही अगेंस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की। एक्ट्स वाया इनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये है इसका सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। ये किसके थ्रू एक्ट करता है, इनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव हार्मोन्स इनहिबिटिंग द सिक्रीशन। अब कुछ सिक्रीशन को इनहिबिट भी करते हैं, कुछ एक्टिवेट करते हैं, तो कुछ इनहिबिट भी करते हैं। इनहिबिट कौन कौन से करते हैं उन पे देख लेते हैं। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड PP फ्रॉम द PP सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एक हार्मोन है, ठीक है। क्या करता है, ये इनहिबिट कराएगा सिक्रीशन को। सोमैटोस्टैटिन D सेल्स फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ये भी इनहिबिट करा देगा। पेप्टाइड YY फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है। और कर्लिन और लेप्टिन, ये भी दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो कि अपनी पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रोक देंगी, यानी कि इनहिबिट कर देंगी। एट द एंड वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बगैर आपका आंसर हमेशा इनकम्प्लीट होगा, दैट इज़ द अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या है, पेनक्रियाटाइटिस है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एसिनाई सेल्स। एसिनाई सेल्स इन्फ्लेमेट हो गई तो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में प्रॉब्लम आएगी और पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। स्टेटोरिया, let's see what is this. Steatoria is a formation of bulky, foul-smelling, frothy, clay-colored stools with the large amount of undigested fat because of impaired digestion of absorption of fat. अब किसी वजह से आपके पेनक्रियास के अंदर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज ठीक से सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही फाउल स्मेलिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट वाले क्ले कलर्ड के स्टूल्स होंगे किसी को भी, ठीक है। उस वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट नहीं हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन भी नहीं हो रहा है फैट का, इस वजह से हो रहा है। ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पार्ट 3 वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट 4 वीडियो, ठीक है। और मेरे सारे जो मैंने यहाँ नोट्स लिखे हैं सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो चाहो तो। और वैसे भी क्या होता है कि फिजियोलॉजी में ना आपको समझना ज़्यादा होता है, बिकॉज एट द एंड सब अपने हिसाब से ही लिख कर आते हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि हमेशा ना फिजियोलॉजी में जब भी आप आंसर लिखते हो तो गिव पॉइंट प्रेजेंटेशन और इधर फ्लो चार्ट्स, ठीक है, टेबल्स, समरी, ये सब लिख के आना अच्छे से। अप्लाइड फिजियोलॉजी ज़रूर लिख कर आना, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। सो टिल द टाइम टेक केयर एंड गुड बाय मेडिकोज। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोज़, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। टिल द टाइम टेक केयर एंड गुड बाय।